Greetings everyone, welcome to my YouTube channel Arzu Pawar Academy. In this video, we will study about the nationalism in India part 2. In the part 1, we studied about the Jallianwala Bagh incident. And in this video, we will continue that topic and then we will study about the non-cooperation movement. So let's start without wasting the time. एज द न्यूज़ स्प्रेड कि जैसे जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट की खबर हर तरफ फैलने लगी तो क्या हुआ, स्ट्राइक्स होने लगी। जो लोग थे वो स्ट्राइक्स पर जाने लगे। अटैक ऑन द गवर्नमेंट्स बिल्डिंग पर अटैक किया जाने लगा एंड डिफीट विद द पुलिस, और लोग पुलिस के साथ लड़ने लगे, जिससे जो गवर्नमेंट है उसको भी गुस्सा आ गया और वो लोगों को टेरराइज करने लगी, उन्हें तंग करने लगी। वह लोगों को बोलती कि वो अपनी नोज को ग्राउंड पर रब करे और साहिब्स को सलाम भी करे। क्रिएट वायलेंस, और इससे क्या हुआ, वायलेंस क्रिएट हो गई। और महात्मा गांधी जी वायलेंस के हमेशा से अगेंस्ट थे, इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को ही बंद कर दिया। वायलेंस इस मूवमेंट के बंद होने का पहला कारण था, लेकिन जो सेकंड कारण था इस मूवमेंट के बंद होने का वो ये था दैट दिस मूवमेंट वाज लिमिटेड इन द टाउन्स एंड सिटीज़, कि जो यह मूवमेंट थी वो सिर्फ टाउन्स एंड सिटीज़ तक ही लिमिटेड थी। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट फॉर द बिग मूवमेंट। अब महात्मा गांधी जी ने सोचा कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कि छोटी छोटी चीज़ें करने से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो इसका एक रास्ता उन्होंने निकाला जो था खिलाफत इशू। तो एक खिलाफत इशू क्या था, इसका फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड विद द डिफीट ऑफ द ऑटोमन टर्की, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन टर्की की हार हुई थी। एंड देयर वर रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। और ये माना जा रहा था कि ऑटोमन एम्पायर पर हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज की जाएगी। ऑटोमन में कौन थे, खिलाफत होते हैं द हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, इसीलिए खिलाफत कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी के जो हेड थे वो थे मोहम्मद अली एंड द शौकत अली, और उन्होंने गांधी जी से डिस्कस किया अबाउट द मास एक्शन ऑन दिस इशू। इस इशू पर एक मास एक्शन के लिए उन्होंने गांधी जी से बात की। गांधी जी saw this as an opportunity to bring Hindus and Muslims together। उन्होंने इसे अपॉर्चुनिटी माना जिसमें वो हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ ला सकते हैं। इन कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 he convinced other leader for the non-cooperation movement, कि सितंबर 1920 में हुए कोलकाता सेशन में उन्होंने बाकी लीडर्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए मना लिया। तो अब पढ़ते हैं द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये क्या थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी रोट अ बुक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी इसके बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी रोट अ बुक हिंद स्वराज इन 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। इसमें उन्होंने बताया कि आज तक अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में हैं और हम पर राज कर रहे हैं तो इसका एक कारण यही है कि हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। यदि हम उनके साथ कोऑपरेट ना करें तो वो हमारे इंडिया से चले जाएंगे और यहाँ पर इंडिया का राज आ जाएगा। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो नॉन कोऑपरेशन है ये एक मूवमेंट कैसे बनी। गांधी जी सपोज दैट मूवमेंट कुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। महात्मा गांधी जी ने सपोज किया कि इस जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको हमें स्टेजेस में करना है। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल डेट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। इसकी शुरुआत हुई थी कैसे कि जो लोग थे वो उन टाइटल्स को सरेंडर करने लगे जो कि गवर्नमेंट उन्हें अवॉर्ड करती थी। इसके साथ में किया जाने लगा बाइकआउट किन चीज़ों का, सिविल सर्विस का, पुलिस का, आर्मी का, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द फॉरेन गुड्स। तो इन सभी चीज़ों का क्या किया जाने लगा, बाइकआउट किया जाने लगा। तो इस तरह से जो नॉन कॉपरेशन है वो क्या बन गई, एक मूवमेंट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, वो ये था कि जो कांग्रेस है उसने इसमें सपोर्ट नहीं किया था। तो क्यों कांग्रेस ने इसमें सपोर्ट नहीं किया था, उसके भी बहुत कारण थे। पहला, काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920, कि वहाँ पर काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे
और जो कांग्रेस थी उसने ये सोचा कि यदि पावर उनके हाथ में आ जाएगी तो वो बहुत से चेंजेस ला सकते हैं। सेकेंड, दे फियर दैट एनसीएम क्रिएट वायलेंस। एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्हें लगा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इससे वायलेंस होगी, और वायलेंस होगी तो ये मूवमेंट वैसे ही बंद हो जाएगी, क्योंकि गांधी जी को तो वायलेंस पसंद है ही नहीं, तो इसीलिए भी उन्होंने इस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया। फाइनली इन कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, कि जब दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ तब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया, मतलब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए मान गए। अब पढ़ते हैं डिफरेंट स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट, जो कि इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ये स्टार्ट हुई थी 1921 में, लेकिन अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग मतलब था, जैसे टाउन्स में, कंट्री साइड्स में, प्लांटेशंस में, इन सब में इसका अलग अलग मतलब था। तो आज की इस वीडियो में हम बस पढ़ेंगे मूवमेंट इन द टाउन्स, कि टाउन्स में इस मूवमेंट का क्या मतलब था, एंड द नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट मूवमेंट इन द टाउन्स, कि टाउन्स में इस मूवमेंट का क्या मतलब था। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स बाइकॉट द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड द कॉलेजेस। हजारों बच्चों ने उन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया जो कि ब्रिटिशर्स रन करते थे। टीचर्स, हेडमास्टर रिजाइन एंड लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, कि जो टीचर्स थे, हेडमास्टर्स थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, और जो लॉयर्स थे उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, कि वहाँ पर जो काउंसिल इलेक्शंस थे उनको भी बाइकआउट कर दिया गया था, लेकिन मद्रास ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मद्रास है वो एक पार्टी थी ब्राह्मण्स की, तो उन्हें ऐसा लगा कि यदि उनके हाथ में पावर आ जाती है तो उन्हें वो सब पावर मिल जाएंगे जो पहले सिर्फ ब्राह्मण्स को मिलती थी। तो इसीलिए उन्होंने इस मोमेंट में अपने जो इलेक्शंस थे उनको नहीं छोड़ा, बाइकआउट नहीं किया। इफेक्ट ऑफ द एनसीएम ऑन इकोनॉमी, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हमारे इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न। किससे क्या हुआ कि जो फॉरेन गुड्स थे वो बाइकआउट कर दिए गए थे, क्योंकि अब जो टाउन्स हैं उसमें क्या कर रहे थे, सभी जो मिडिल क्लास लोग थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया था, और जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको जला दिया था। उन्होंने सिर्फ इंडिया को अडॉप्ट कर लिया था। इन मैनी एरियाज ट्रेडर्स रिफ्यूज टू फॉरेन ट्रेड, और बहुत से एरियाज में तो जो ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन ट्रेड को ही मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया गया। As the movement spread, people started wearing Indian clothes, कि जैसे ये मूवमेंट बढ़ने लगी तो जो लोग हैं वो इंडियन क्लॉथ्स को पहनने लगे, जिससे इट रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल मिल इंक्रीज। इससे क्या हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई। बट दिस मूवमेंट स्लोड डाउन, कुछ समय के बाद जो ये मूवमेंट थी वो मतलब थोड़ी धीमी पड़ गई थी। But this movement in the cities slowed down because खादी was expensive, can't afford it. ये इसलिए स्लो पड़ गई थी क्योंकि वहाँ पर जो मिडिल क्लास लोग थे वो खादी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। खादी उस टाइम में बहुत महंगी थी, आज भी महंगी है। For the successful of the movement, alternative Indian institution had been set in the place of the British ones. इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूशन की जगह पर यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी तो होने चाहिए थे, जिससे जो लोग हैं वहाँ पर अपना काम कर सके, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशन के लिए में अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, तो इसीलिए भी ये मूवमेंट क्या थोड़ी धीमी पड़ गई। इसीलिए सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ट्रेकिंग बैक टू द स्कूल एंड लॉयर जॉइंड बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट। तो इसीलिए जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो भी स्कूल कॉलेजेस में वापस जाने लगे, और जो लॉयर्स थे उन्होंने भी अपने वर्क को वापस से ज्वाइन कर दिया था। एंड इट इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।